फ्रेंड्स नमस्कार। आज के इस सेशन में बंदरोगा मुख्य परीक्षा के 2 चैप्टर 18 और 19 को कवर करेंगे और अंत में इस पे आधारित बनने वाले बहुविकल्पी प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट के रूप में भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले 18वां चैप्टर देखते हैं जो है मानव वन्य जीव संघर्ष। इसके अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट हैं जिनको जानना जरूरी है, देखते हैं। मानव वन्य जीव संघर्ष उन संघर्षों को संदर्भित करता है जो उच्च स्थिति में उत्पन्न होते हैं जब वन्य जीवों की उपस्थिति या व्यवहार मानव हितों या जरूरतों के लिए वास्तव में या प्रत्यक्ष आवर्ती खतरों का कारण बनता है, जिसके कारण लोगों, जानवरों, संसाधनों तथा आवास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पूरे विश्व की जंगली बिल्ली प्रजातियों की 75% से अधिक मौतें मानव वन्य जीव संघर्ष के कारण होती है। कई अन्य स्थलीय एवं समुद्री मांसाहारी प्रजातियां जैसे ध्रुवी बालू, भूमध्य सागरीय मोंक सील एवं हाथी आदि बड़े शाकाहारी जीव प्रभावित होते हैं। अब हेडिंग है मानव वन्य जीव संघर्ष के कारण। इसमें पहला हेडिंग है संरक्षित क्षेत्र का अभाव। इसमें देखेंगे समुद्री और स्थलीय संरक्षित क्षेत्र विश्व स्तर पर केवल 9.67% हिस्से को कवर करते हैं। अफ्रीकी शेर के लगभग 40% और अफ्रीकी एवं एशियाई हाथी रेंज के 70% क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रों से बाहर हैं। वर्तमान में भारत के 35% टाइगर रेंज संरक्षित क्षेत्रों से बाहर हैं। अब दूसरा हेडिंग है वन्य जीव जनित संक्रमण। इसमें देखेंगे एक जूनोटिक बीमारी से उत्पन्न कोविड-19 महामारी लोगों के, पशुओं और वन्य जीवों के साथ घनिष्ठ जुड़ाव तथा जंगली जानवर के अनियंत्रित उपभोग से प्रेरित है। जानवरों और लोगों के बीच घनिष्ठ, लगातार तथा विविध संपर्क के चलते पशु रोगाणुओं के लोगों में स्थानांतरित होने की संभावना बढ़ जाती है। अन्य कारण है उनको देखेंगे। इसमें पहला है शहरीकरण। आधुनिक समय में तेजी से हो रहे शहरीकरण और औद्योगिकरण ने वन भूमि को गैर वन उद्देश्यों वाली भूमि में परिवर्तित कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप वन्य जीवों के आवास क्षेत्र में कमी आ रही है। दूसरा है हेडिंग परिवहन नेटवर्क। इसमें देखेंगे वन श्रृंखलाओं के माध्यम से सड़क और रेल नेटवर्क के विस्तार के परिणाम स्वरूप सड़कों या रेल पटरियों पर दुर्घटनाओं में अनेक पशु मारे जाते हैं या वे घायल हो जाते हैं। तीसरा हेडिंग है नेक्स्ट बढ़ती मानव जनसंख्या। इसके अंतर्गत देखेंगे संरक्षित क्षेत्रों की परिधि के पास कई मानव बस्तियां स्थित हैं और स्थानीय लोगों द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण तथा भोजन एवं चारा आदि के संग्रह के लिए वनों के सीमित प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। अब देखेंगे हम लोग प्रभाव में पहला हेडिंग है मानव जीवन तथा पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव। इसमें है पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता पर मानव पशु संघर्ष का प्रभाव हानिकारक एवं अस्थायी हो सकता है। लोग आत्मरक्षा हेतु या हमले का शिकार होने से पूर्व ही हमला करने या प्रतिशोध में हत्या के उद्देश्य से जानवरों को मार सकते हैं, जिसके चलते संघर्ष में शामिल प्रजातियां विलुप्त के कगार पर पहुंच सकती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है स्थानीय समुदायों पर प्रभाव। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे वन्य जीवों का लोगों पर सबसे स्पष्ट और प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव उनके द्वारा किया गया हमला तथा पशुओं द्वारा फसलों या अन्य संपत्ति को हानि पहुंचाया जाना है। नेक्स्ट हेडिंग है समानता पर प्रभाव। इसमें देखेंगे वन्य जीवों का लोगों पर सबसे स्पष्ट और प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव उनके द्वारा किया गया हमला तथा पशुओं द्वारा फसलों या अन्य संपत्ति को हानि पहुंचाया जाना है। नेक्स्ट हेडिंग है सामाजिक गतिशीलता पर प्रभाव। इसमें हम लोग देखेंगे जब कोई मानव वन्य जीव संघर्ष की घटना किसी किसान को प्रभावित करती है तो वह किसान फसल को नुकसान पहुंचाने वाले वन्य जीव से रक्षा के लिए सरकार को दोषी ठहरा सकता है, जबकि एक संरक्षणवादी ऐसी घटनाओं के लिए किसानों जो जंगली आवासों को साफ करते हैं तथा उद्योगों को प्रमुख रूप से दोषी मानते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है सतत विकास पर प्रभाव। इसमें देखेंगे संरक्षण के संदर्भ में मानव वन्य जीव संघर्ष एक ऐसा विषय है जो सतत विकास लक्ष्यों से दृढ़ता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि विकास को बनाए रखने के लिए जैव विविधता प्राथमिक घटक है। अब देखेंगे समाधान में हेडिंग है संघर्ष से सअस्तित्व की ओर बढ़ना। इसमें मानव पशु संघर्ष प्रबंधन का लक्ष्य लोगों और वन्य जीवों की सुरक्षा को बढ़ाना तथा सअस्तित्व का पारस्परिक लाभ अर्जित करना होना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है एकीकृत और समग्र कार्य। इसके अंतर्गत देखेंगे समग्र मानव पशु संघर्ष प्रबंधन दृष्टिकोण प्रजातियों को उन्हीं क्षेत्रों में बनाए रखने, जीवित रखने की अनुमति देता है जहां उनकी संख्या या तो कम होती है या वे विलुप्त हो चुके हैं। आगे देखेंगे हमारे ग्रह पर पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और क्रियाविधि को बनाए रखने के लिए सभी प्रजातियों का होना आवश्यक है।
अब सहभागिता में देखेंगे हम लोग क्या क्या पढ़ना है। स्थानीय समुदायों की पूर्ण भागीदारी मानव पशु संघर्ष को कम करने और मनुष्यों एवं वन्य जीवों के बीच सह अस्तित्व को बढ़ाने में मदद कर सकती है। अब हम लोग देखेंगे बॉक्स में दिए गए पॉइंट को क्या क्या दिया है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार 2014 से 2019 के अवधि के दौरान इंसानों और हाथियों के संघर्ष में हाथी तो मारे ही गए, लेकिन 2361 लोगों की जानें भी गई हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मानव हाथी टकराव के कारण हर वर्ष 400 से अधिक इंसानों की जानें जा रही हैं। मानव हाथी टकराव से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु है। नेक्स्ट है, टकराव की 85% घटनाएं इन्हीं 6 राज्यों में होती हैं। वास्तव में मानव हाथी टकराव अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई है। हालांकि इसके पीछे दोनों पक्षों के बीच एक दूसरे के प्रति पर्याप्त डर और असुरक्षा की भावना होती है, लेकिन समझना होगा कि स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र के लिए दोनों का अस्तित्व जरूरी है, क्योंकि इससे दोनों पक्षों को केवल नुकसान ही पहुंचता है। इस प्रवृत्ति का पारितंत्र और जैव विविधता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देखते हैं आगे। अब हेडिंग है सोनितपुर मॉडल। सोनितपुर मॉडल इसके अंतर्गत क्या क्या है। अ फ्यूचर फॉर ऑल, अ नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस। अ फ्यूचर फॉर ऑल, अ नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस। रिपोर्ट ने असम के सोनितपुर जिले का उदाहरण दिया है। यहाँ जंगलों के विनाश ने हाथियों को फसलों पर हमला करने के लिए मजबूर कर दिया था, जिससे हाथियों और मनुष्यों दोनों की मौतें हो गई थीं। इसके समाधान हेतु WWF इंडिया ने 2003-04 के दौरान सोनितपुर मॉडल विकसित किया था, जिसमें विभिन्न समुदायों के सदस्यों के राज्य वन विभाग से जोड़ा गया। इन लोगों को हाथियों को फसलों से सुरक्षित रूप से दूर भगाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। WWF इंडिया ने हाथियों से फसलों की सुरक्षा को आसान बनाने के लिए एक कम लागत वाली सिंगल स्ट्रैंड गैर घातक बिजली की बाड़ भी विकसित की थी। इस मॉडल के लागू होने के फलस्वरूप फसल का नुकसान शून्य हो गया और मानव और हाथियों की मौत में काफ़ी कमी आई है। आगे हेडिंग जो है वो है मानव वन्य जीव संघर्ष के प्रबंधन हेतु पहल, कि उनके संघर्ष के प्रबंधन के लिए कौन कौन से पहल हैं उनको यहाँ पे देखेंगे। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने देश में मानव वन्य जीव संघर्ष के प्रबंधन के लिए परामर्श को मंजूरी दे दी है। इस परामर्श में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार संकटग्रस्त वन्य जीवों से निपटने में ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने की परिकल्पना की गई है। इस परामर्श में मानव और वन्य जीव संघर्ष के कारण फसलों के नुकसान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्षतिपूर्ति का प्रावधान शामिल है। इसके तहत वन क्षेत्रों के भीतर चारे और पानी के स्रोतों को बढ़ाने जैसे कुछ महत्वपूर्ण कदम शामिल है। मानव वन्य जीव संघर्ष की स्थिति में पीड़ित परिवार को अंतरिम राहत के रूप में अनुग्रह राशि के एक हिस्से का भुगतान किया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। परामर्श में स्थानीय राज्य स्तर पर अंतर विभागीय समितियों को निर्धारित करने, पूर्व चेतावनी प्रणालियों को अपनाने, अवरोधों के निर्माण, 24x7 आधार पर संचालित होने वाले निःशुल्क हॉटलाइन नंबरों के साथ समर्पित क्षेत्रीय नियंत्रण कक्ष, हॉट स्पॉट की पहचान और उनके या अनेक कार्यान्वयन को अपनाने की अवधारणा भी की गई है। अब देखेंगे हम लोग इस चैप्टर पर आधारित बनने वाले बहुविकल्पी प्रश्नों को जो एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें पहला है मानव वन्य जीव संघर्ष का कारण है, तो वो है आपका वन्य जीव जनित संक्रमण, शहरीकरण, बढ़ती मानव जनसंख्या, यानी सभी हैं, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कारण से वन्य जीवों के आवास क्षेत्र में कमी आ रही है, तो वो आपका है शहरीकरण। शहरीकरण के वजह से पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, जंगलों को साफ किया जा रहा है। नेक्स्ट है किसके विस्तार के परिणाम स्वरूप सड़कों या रेल पटरियों पर दुर्घटनाओं में अनेक पशु मारे जाते हैं या वे घायल हो जाते हैं, तो वो है आपका परिवहन नेटवर्क। बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा प्रभाव मानव वन्य जीव संघर्ष का है, तो इसमें जो हम लोग देखेंगे ऑप्शन वो समानता पर प्रभाव, सतत विकास पर प्रभाव, स्थानीय समुदायों पर प्रभाव, उक्त सभी, तो इसका सभी हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है मानव पशु संघर्ष प्रबंधन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए लोगों और वन्य जीवों की सुरक्षा को बढ़ाना, सह अस्तित्व का पारस्परिक लाभ, यानी ए और बी दोनों, तो इस तरह से हम देख रहे हैं, तो सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है किस राज्य में जंगलों के विनाश ने हाथियों को फसलों पर हमला करने के लिए मजबूर कर दिया था, जिससे हाथियों और मनुष्यों दोनों की मौत हो गई थी, तो वो है आपका जो राज्य वो असम है।
बी ऑप्शन इसका सही होगा। एक नेक्स्ट है, असम में हाथियों से फसलों की सुरक्षा के लिए क्या विकसित किया गया था? तो सिंगल स्ट्रैंड और गैर घातक बिजली की बाड़, सी ऑप्शन इसका सही होगा। ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है, सोनितपुर मॉडल किस राज्य से संबंधित है? तो वो आपका है असम, अगर उड़ीसा होता तो उड़ीसा भी हो जाता। ठीक, तो डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है, मानव और वन्य जीव संघर्ष के कारण फसलों के नुकसान के लिए किस योजना के तहत क्षतिपूर्ति का प्रावधान है? तो वह है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अभी हम लोग पॉइंट टू पॉइंट में देख रहे थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव वन्य जीव संघर्ष का कारण नहीं है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? भूकंप हो जाएगा, डी वाला। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, जो कि हम लोग शुरू में इंट्रो में ही बता दिया था कि 18 और 19 दोनों चैप्टरों को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि 19वां चैप्टर कौन सा है। 19 है वन दरोगा कर्तव्य एवं अधिकार। इसके अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट हैं? वन दरोगा अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले वनों को अवैध रूप से वृक्षों की कटाई, अवैध शिकार और अतिक्रमण से बचाते हैं। ये वन के वनस्पति और प्राणी संसाधनों का सर्वेक्षण, अनुमान, संरक्षण और रिपोर्टिंग भी करते हैं। हेडिंग है नेक्स्ट, वन दरोगा के कर्तव्य। इसके अंतर्गत देखेंगे कौन कौन से पॉइंट हैं। तो पहला इसमें है वन वनस्पतियों, जीवों, स्थलाकृति, मिट्टी तथा रकबे का नियमित सर्वेक्षण करना, अधीनस्थों को कार्य सौंपना और उनके कार्यों की निगरानी करना, शिकारियों, अतिक्रमियों, उपद्रवियों तथा अतिक्रमणकारियों को रोकने के लिए सतर्क रहना। नेक्स्ट है घायल जानवरों और पक्षियों को स्थानांतरित करना तथा चिकित्सा सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट है जंगल को आग से बचाना। नेक्स्ट है वन आवरण के विस्तार के लिए जंगलों में वृक्षारोपण शुरू करना। अब देखते हैं आगे, वन राजस्व एकत्र करना और निष्पादित वन कार्यों के लिए भुगतान करना, अवैध रूप से काटी गई लकड़ी या अवैध रूप से शिकार किए गए जानवरों या जानवरों के अंगों को जब्त करना, कृषि खनन, आरा मिलों और अन्य संयंत्रों के दावों पर विचार करना, चिन्हित स्थानों पर सूचनात्मक साइन बोर्ड और चेतावनी तख्तियां लगाना, वन विभाग और वन मंत्रालय के लिए कागजी कार्रवाई और रिपोर्ट पूरी करना। नेक्स्ट है हेडिंग ओ वन दरोगा के अधिकार। इसके अंतर्गत हम देखेंगे क्या क्या महत्वपूर्ण है जानने के लिए। सीआरपीसी की धारा 156 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी जो भी शक्तियों का प्रयोग करता है वही शक्तियां वन दरोगा को दी जाती है। वन दरोगा स्वयं अपराधियों पर मुकदमा चला सकते हैं और उन्हें अदालत में पेश भी कर सकते हैं। अब आ गया इस पे आधारित बहुविकल्पी प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखते हैं पहला, वन दरोगा के क्या कर्तव्य होते हैं? तो जो कर्तव्य होते हैं उसको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। अवैध रूप से वृक्षों की कटाई को रोकना, सही है। घायल जानवरों और पक्षियों को स्थानांतरित करना, सही है। उपयुक्त स्थानों पर सूचनात्मक साइन बोर्ड और चेतावनी तख्तियां लगाना, तो ये भी सही है, यानी ऊपर के दिए गए जितने भी हैं सब सही है। तो इस तरह से डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है वन दरोगा को किस धारा के तहत अधिकार है कि वह अपराधियों पर मुकदमा चला सकता है? तो कौन सा है? धारा 156। सॉरी। नेक्स्ट है वन दरोगा किसका सर्वेक्षण करता है? तो इसमें हम लोग देखेंगे वन बस्तियों का, तो सही है। स्थलाकृतियों का सही है, ठीक। जीवों का, ये भी सही है। तो इस तरह से तीनों सही हैं, तो डी ऑप्शन इसका क्या होगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वन दरोगा कर्तव्य नहीं है? तो कर्तव्य जो नहीं है वही इसमें हमको चूज करना है। पहला है घायल जानवरों एवं पक्षियों का स्थानांतरित करना, तो सही है ये। चिकित्सा सहायता प्रदान करना, सही है। अवैध वन कटाई से प्राप्त धन को व्यक्तिगत रूप से लेना, तो यही नहीं है उनका कर्तव्य, ठीक, वन दरोगा का। तो ये आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट है वन दरोगा किस पर विचार कर सकता है? तो किस पे विचार कर सकता है? वो सभी पे कर सकता है, ठीक है। इस तरह से देखेंगे कृषि पर, खनन पर, आरा मिल पर, उपयुक्त सभी पर, तो डी है सही। इस तरह से हमने 2 चैप्टर कवर कर लिया। इस पे आधारित जो बहुविकल्पी प्रश्न बनने वाले थे उसको भी हम लोग देख लिया। आशा करते हैं कि आपको ये सेशन में जो भी चैप्टर बताए गए हैं वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो जाते जाते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।